नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं एसआर सैनी ज्योग्राफी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी की कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। उसके अंदर वायुमंडल का संगठन एवं संरचना का अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। तो उसके अकॉर्डिंग हम काफी अध्ययन कर लिया था, अपने 2 क्लास ले ली थी। उससे आगे वाली क्लास के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा दोस्तों जो हमारा टॉपिक दिख रहा है, कौन सा, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना में वायुमंडल की संरचना पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज ध्यान लगा के, मन लगा के स्टडी करना है और अपने ध्यान को फोकस बोर्ड पे करना है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की संरचना। दोस्तों, इसको हम इतना इजी करके पढ़ने वाले हैं कि ये एक बार थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेंगे, समझ लेंगे, तो ये कभी भी आपका भूलने के कोई चांसेस नहीं बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की जो संरचना है, हमारा जो वायुमंडल है उसकी संरचना सबसे पहले विद्वान था कौन, मार्सेल और निकोलेट। उन्होंने वर्गीकरण दिया था मित्रों। तो वो वर्गीकरण क्या दिया था उसको हम सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडल का वर्गीकरण मार्सेल एवं निकोलेट ने 1992 में किया। कब किया फ्रेंड्स? 1992 में किया था। और 2 विद्वान थे, कौन थे? मार्सेल था और दूसरा निकोलेट था। तो दोस्तों, इन्होंने क्या वर्गीकरण दिया हम समझते हैं। दोस्तों, इन्होंने वर्गीकरण दिया तो उसके अंदर 2 भागों में बांटा। जैसे कि हम समझते हैं कि एक तो सममंडल, क्या दिया था दोस्तों? सममंडल दिया और एक दूसरा दिया था विषममंडल। तो सममंडल को दोस्तों ये 90 किलोमीटर तक माना। कब तक? 90 किलोमीटर तक। वायुमंडल के अंदर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक सममंडल को माना था। और सममंडल की बात करते हैं तो इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। वो देखते हैं। पहली थी शोभमंडल। सौरमंडल थी, उसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पे दिया, नंबर 2 की बात कर लेते हैं तो वो थी अपनी समताप मंडल। समताप मंडल थी। ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश का शब्द की बात करते हैं तो ये थी स्ट्रेटोस्फीयर। और नंबर 3 की बात कर लेते हैं तो नंबर 3 पर मध्यमंडल, जिसे हम क्या कहेंगे? मीसोस्फीयर। ठीक है फ्रेंड, उन्होंने कहा कि 90 किलोमीटर तक, धरातल से लेकर 90 किलोमीटर तक जो परतें हैं, जो क्षेत्र है, उसको सममंडल के नाम से जाना। और सममंडल के अंदर बात करते हैं तो 3 मंडलों को उन्होंने शामिल किया। नंबर 1 पे शोभमंडल, नंबर 2 पे समताप मंडल, नंबर 3 पे क्या थी अपनी? मध्यमंडल। तो फ्रेंड्स, इनकी ऊंचाई की बात करते हैं हम। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ की सौरमंडल की 8 से 18 किलोमीटर तक, लगभग 8 से 18 किलोमीटर माना। और समताप मंडल की बात करते हैं तो ये 50 किलोमीटर तक, यानी सौरमंडल से ऊपर कितनी? 50 किलोमीटर की ऊंचाई समताप मंडल मानी। और मध्यमंडल की बात करते हैं
तो दोस्तों ये समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है उसको उन्होंने मध्य मंडल के नाम से, मीसोस्फीयर के नाम से नाम दिया और वर्गीकरण किया। फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं नंबर 1 पे सममंडल। नंबर 2 की बात करते हैं तो वो थी फ्रेंड्स विषम मंडल। कौन सी थी? विषम मंडल। विषम मंडल, हेट्रोस्फीयर। और सममंडल की बात करते हैं तो ये होमोस्फीयर। ध्यान रखिएगा, विषम मंडल नाम दिया। विषम मंडल के अंदर देखते हैं 2 मंडल को शामिल किया। कौन कौन सी थी देखते हैं। एक थी, यहां तक मध्य मंडल हो गई थी, तो आगे आयन मंडल आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे विषम मंडल के अंदर बहिर्मंडल, जिसे आयतन मंडल के नाम से भी जानते हैं। एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों 1992 में मार्सेल और निकोलेट ने क्या वर्गीकरण किया वायुमंडल का, हम देख सकते हैं। उन्होंने 1992 में 2 क्षेत्रों में बांटा, सममंडल में होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर विषम मंडल के अंदर बांटा। उस सममंडल की बात करते हैं तो नंबर 1 पे शोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नंबर 3 की बात करें तो मध्य मंडल, जिसे मीसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और विषम मंडल के अंदर 2 मंडलों को बांटा। कौन कौन से हैं? हेट्रोस्फीयर के अंदर आयन मंडल और नंबर 2 पे है बहिर्मंडल। इस प्रकार 2 भागों में उन्होंने विषम मंडल को बांटा। ये कब दिया? 1992 में दिया था। किन्होंने दिया था दोस्तों? मार्सेल और निकोलेट ने वर्गीकरण किया था। तो दोस्तों जो ये वर्गीकरण किया था तो इसको हम एक डायग्राम के अनुसार समझते हैं। अगर वो डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। तो हम देखते हैं दोस्तों, समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि आपका दोस्तों ये डायग्राम बना रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका डायग्राम बन गया। इसके अंदर ये हो गई आपकी अर्थ, पृथ्वी हो गई। उसके बाद की बात कर लेते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा सममंडल की बात करते हैं तो सममंडल में पहला कौन सी थी? शोभमंडल थी। ये आपका डायग्राम बन गया है। डायग्राम में देखते हैं कि ये आपकी एक पृथ्वी है, यानी धरातल है अपना। तो धरातल से हम ऊपर जाते हैं। धरातल से जैसे ऊपर जाते हैं तो मंडल कौन सी होती है? शोभमंडल होती है। ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर। औसत की बात करते हैं तो लगभग 13 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये आपकी अर्थ है, धरातल है। धरातल से ऊपर 8 से 18 किलोमीटर तक, 8 से 18 किलोमीटर तक कौन सी है? मंडल कौन सी है? अपनी शोभमंडल है। शोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 8 से 18 किलोमीटर का क्या लोचा है ये समझते हैं हम। दोस्तों ये 18 किलोमीटर होती है, वह कहाँ होती है? ये भूमध्य रेखा पर होती है, पर लगभग 8 किलोमीटर के लगभग आसपास ये ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। इस प्रकार इसको हम 8 से 18 किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये अपनी शोभमंडल हो गई। तो शोभमंडल के तापमान की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ तापमान की बात कर लेते हैं। तो तापमान -45 डिग्री से
-80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सौरमंडल में तापमान की बात करते हैं तो क्या होता है, -45 डिग्री से -80 डिग्री तक। 45 की बात करेंगे तो ये ध्रुवों पर होगा, और -80 डिग्री की बात करेंगे तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है तो सबसे कम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पे होगा। अपने को पता है सौरमंडल कौन सी अपनी सौरमंडल है, उसका नियम क्या है, क्योंकि 165 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम होता है, ये नियमानुसार कम होता जाता है। तो 80 डिग्री कहां पर होगा, माइनस भूमध्य रेखा पर, और 45 डिग्री की बात करते हैं तो ये ध्रुवों पर होगा। तो दोस्तों देखते हैं इस मंडल में होता क्या है। दोस्तों इसमें होता है मौसम संबंधी परिवर्तन। मौसम संबंधी परिवर्तन कहां पर होते हैं, एकमात्र सौरमंडल में होते हैं। इस कारण से इसको किस किस नाम से जानते हैं, इसे हम जैवमंडल, जैवमंडल, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, संवहन मंडल, ये भी नाम किसके हैं, सौरमंडल के नाम है। तो इसमें मुख्य हमने देखा कि धरातल से 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक सौरमंडल होता है। तापमान -45 से -80 डिग्री तक होता है, और इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो लगभग 13 किलोमीटर होता है। इससे ऊपर की बात करते हैं दोस्तों तो ये 8 से 18 किलोमीटर हो गया। अब दोस्तों यहाँ इसके ऊपर की बात करते हैं तो हमने देखा नंबर 2 पे क्या है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, जो कितनी 50 किलोमीटर तक मानी हमने, तो ये आपकी 50 किलोमीटर हो गई। और मंडल की बात करते हैं तो ये आपकी समताप मंडल हो गई। बहुत इजी है दोस्तों, पर थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है। अपना ये समताप मंडल हो गया, ठीक है। ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना, 50 किलोमीटर है। कहां से, सौरमंडल से, सौरमंडल से ऊपर 50 किलोमीटर समताप मंडल है। दोस्तों इसकी तापमान की बात करते हैं तो समताप मंडल के ऊपरी स्तर पर यहाँ तापमान कितना पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 0 डिग्री तापमान होता है। ध्यान रखिएगा, उसकी ऊपरी सीमा की बात करते हैं तो वहां लगभग 0 डिग्री तापमान होता है, ठीक है। दोस्तों समताप मंडल में और क्या होता है देखते हैं कि समताप मंडल के अंदर दोस्तों एक चीज और होती है, वो क्या होती है दोस्तों, समताप मंडल के अंदर लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल, मंडल कौन सी है, समताप मंडल है। समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर एक ओजोन परत के नाम से परत पाई जाती है। कौन सी, ओजोन परत, जहां पर क्या होता है, ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, O3 गैस पाई जाती है, जिसे हम ओजोन गैस, ओजोन गैस पाई जाती है। दोस्तों हम समझते हैं ओजोन गैस क्या होती है। दोस्तों जो सूर्य है अपना, तो सूर्य से एक हानिकारक किरण निकलती है। कौन सी, सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती है उन्हें कहते हैं हम पराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको मानव सभ्यता को कौन बचाती है, ओजोन परत बचाती है। यहाँ ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। तो ये क्षेत्र क्या, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है और हमारी रक्षा करता है। यही यहाँ का मुख्य कारण है, मुख्य जानने की बात यह है। तो दोस्तों देखते हैं कि सौरमंडल से ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाई जाती है। समताप मंडल की बात करते हैं तो 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत के नाम से जानी जाती है। यहाँ ओजोन परत के लिख देंगे, यहाँ कौन सी है, ओजोन परत। और गैस की बात करते हैं तो O3 ओजोन गैस है। तो दोस्तों ये भी समताप मंडल ही होगी, ठीक है। समताप मंडल के अंदर दोस्तों एक विशेषता और पाई जाती है।
समताप मंडल के अंदर दोस्तों मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। इस कारण समताप मंडल के अंदर वायुयान चलाने में समताप मंडल सहायक होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मौसम संबंधी परिवर्तन कहाँ हुए थे, क्षोभ मंडल में हुए थे। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन हो चुके, पर जो अपने वायुयान होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनको समताप मंडल से चलाया जाता है, जहां पर क्या नहीं होता है, मौसम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती है। इस कारण समताप मंडल किस काम में आ रहा है, वायुयान चलाने के काम में आ रहा है। ये चीजें मुख्य रूप से होती है समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल के आगे हमने बात की किसकी की, मध्य मंडल की, मीसोस्फीयर। ठीक है, तो दोस्तों समझते हैं हम 50 किलोमीटर ऊपर से कहां तक, 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है, मध्य मंडल। समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्य मंडल को क्या कहा जाता है, मध्य मंडल को रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य मंडल में क्या विशेषता होती है वो ध्यान रखते हैं, समझते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने तापमान की बात की, तो पहले हम देखते हैं इसके तापमान। दोस्तों मध्य मंडल के ऊपर होता क्या है, यहाँ तापमान सबसे कम हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, मध्य मंडल के ऊपरी हिस्से के अंदर पूरे वायुमंडल के यानी संपूर्ण वायुमंडल एवं संपूर्ण पृथ्वी का सबसे कम तापमान पाया जाता है। मुख्य विशेषता क्या है, मध्य मंडल के ऊपरी भाग पर -100 डिग्री यानी संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण वायुमंडल का सबसे कम तापमान कहां पाया जाता है दोस्तों, मध्य मंडल के ऊपरी क्षेत्र में, ऊपरी हिस्से के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि इस पृथ्वी का सबसे कम तापमान कहां पर है, मध्य मंडल के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। कई क्वेश्चन आ चुके, कई कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, मध्य मंडल में एक चीज और होती है, क्या होता है, यहाँ निशादीप्ति मेघ, निशादीप्त मेघ बनते हैं। क्या बनते हैं, निशादीप्ति मेघ बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, नाक्टिलुसेंट बादल, नाक्टिलुसेंट बादल के नाम से भी जानते हैं। मध्य मंडल की विशेषता हमने देखी पहली कि सबसे कम तापमान वाली, तो ये ठंडी परत भी नाम से जानते हैं, सबसे ठंडी परत, ठंडी परत के नाम से भी किसको, मध्य मंडल को जानते हैं। हमने देखा निशादीप्त मेघ बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, नाक्टिलुसेंट बादल भी कहा जाता है। दोस्तों समझते हैं ये नाक्टिलुसेंट बादल होते क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर तापमान कम है, हमने समझा कि सबसे कम तापमान है, तो सबसे कम तापमान होने के कारण यहाँ बर्फीला क्षेत्र पाया जाएगा, अपने को पता है। तो जैसे बर्फीले क्षेत्र के अंदर जो बादल होते हैं, बर्फ भरे बादल होते हैं, तो वो आपस में टकराते हैं, तो एक उजाले के रूप में, दीप्ति के रूप में, प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं, वही निशादीप्त मेघ कहलाते हैं। तो वो मुख्य रूप से क्या होगा, यहाँ संघनन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर तापमान कम होगा, तो मुख्य रूप से संघनन होता है। और हम समझने की हिसाब से देखते हैं, समझते हैं, तो दोस्तों मुख्य कारण ये होता है कि यहाँ पर बादलों का टकराव होता है, बर्फीले बादलों का आपस में टकराव होगा, तो एक चमकते हुए सितारे के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निशादीप्त मेघ के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों इसकी बात की हम रसायन मंडल के नाम से जानते हैं, इसका नाम है रसायन मंडल, इसको रसायन मंडल के नाम से भी अपन जानते हैं। तो मुख्य विशेषता हमने देखी दोस्तों मध्य मंडल की, किसकी देखी हमने, मध्य मंडल की देखी। तो मध्य मंडल
50 किलोमीटर ऊपर यानी समताप सीमा से ऊपर, समताप सीमा से ऊपर 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल होती है। ये सबसे ठंडी परत होती है। संपूर्ण पृथ्वी एवं वायुमंडल का सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ निशादीप्ति मेघ बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें हमने देखी। तो ये क्षेत्र क्या हो गया, सममंडल के नाम से जाना जाता है। हमने पहले देखा था सममंडल। सममंडल के अंदर 3 परतों को शामिल, 3 मंडलों को शामिल किया गया था। नंबर 1 पे सौरमंडल, नंबर 2 पे समताप मंडल, नंबर 3 पे मध्यमंडल। अब बात आती है फ्रेंड्स विषम मंडल की। तो विषम मंडल की बात आती है, तो विषम मंडल की बात करते हैं। तो विषम मंडल कहां तक है, हमने देखा था दोस्तों विषम मंडल है वो कहां तक है, 640 किलोमीटर तक। ठीक है, यही देखा था ना हमने, ये 640 किलोमीटर तक होती है। और हम बहिर्मंडल की बात कर लेते हैं, तो ये फ्रेंड्स 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो 640 किलोमीटर तक यानी मध्य मंडल, मध्य सीमा के ऊपर 640 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है, परत का नाम देखते हैं। तो कौन सी है अपनी आयन मंडल। मंडल कौन सी अपनी आयन मंडल होती। तो हम आयन मंडल की बात कर रहे हैं। तो आयन मंडल के अंदर होता क्या है फ्रेंड्स, आयन मंडल की यहां से तापमान बढ़ता जाता है, ऊपर तापमान कम होता जाता है यानी बढ़ता जाता है। तापमान यहाँ तो कम है, पर जैसे ऊपर चलेंगे आयन मंडल में तो तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं आयन मंडल के अंदर सबसे पहला है कि यहाँ रेडियो, जो अपनी रेडियो तरंगे होती है वह परावर्तन होके वापस पृथ्वी पे आती है। एक चीज तो हमने देखी, आयन मंडल के अंदर जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग वो परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है। क्यों आती है फ्रेंड्स, यहां देखते हैं आयन मंडल के अंदर दोस्तों, तो गैसें आयनित अवस्था में पाई जाती है। आयनित अवस्था का मतलब ये हुआ दोस्तों, गैसें गुच्छों के रूप में, बॉन्डों के रूप में पाई जाती है, यानी बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। जैसे यहाँ पर अपना वायुमंडल है, हम देखते हैं सौरमंडल में, तो यहाँ गैसों का एक मतलब पूरी तरह मिली हुई है। पर जैसे ऊपर जाएंगे आयन मंडल में, तो यहाँ आयनित अवस्था में गैसें पाई जाती है। और गैसें भी कौन सी, हल्की गैसें पाई जाती है। तो हल्की गैसें क्या करती हैं, जो रेडियो तरंगे भेजी जाती है पृथ्वी से, उनको वापस रिफ्लेक्शन करने में सहायता करती है, परावर्तन करने में सहायता करती है। तो यहाँ गैसें क्या, किस अवस्था में पाई जाती है, आयनित अवस्था में। ठीक है, और जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे, ये रेडियो तरंगे होती हैं, एफ तरंगे होती है, क्या होती है, ये होती है लघु, ये होती है मध्यम, और ये होती है दीर्घ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एफ तरंगे होती है, ये दोस्तों होती है, हम समझते हैं जैसे मान लो ये पृथ्वी पे आ गई, परावर्तन होके हुए पृथ्वी पर आ गई। तो एफ तरंगों का क्या होता है दोस्तों, ये विदेशी रेडियो के अंदर, जो विदेशी होते हैं ना रेडियो, उनको प्रसारण में काम में ली जाती है। और ई तरंग की बात करते हैं तो ये भारत में देसी, ये लग लेते हैं देसी तरंगों को, यानी देसी अपने देश के भारत के जो रेडियो का प्रसारण होता है वह ई तरंगों के मध्यम तरंगों से होता है। और दीर्घ तरंगों की बात कर लेते हैं, जैसे वायरलेस होता है ना, उस काम में लिया जाता है। ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की लघु तरंगे पृथ्वी से भेजी जाती हैं, एफ तरंगे, ई तरंगे और डी तरंगे। एफ तरंगे लघु होती हैं, जहां विदेशी रेडियो का प्रसारण होता है। ई तरंग मध्यम तरंग होती है, जिसे अपने भारत देश के रेडियो नेटवर्क फैला हुआ है, ई तरंगों से पृथ्वी पर सुनाई देता है। डी तरंग की बात करते हैं तो ये किसी काम का ज्यादा नहीं रहता, जैसे वायरलेस वगैरह में काम में लिया जाता है। तो आयन मंडल की बात कर रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आयन मंडल के अंदर और क्या होता है। आयन मंडल के अंदर होता है दोस्तों अरोरा। क्या, अरोरा बनता है।
क्या बनता है? ध्रुवीय ज्योति। एक ध्रुवीय ज्योति बनती है। दोस्तों ध्रुवीय ज्योति आयन मंडल में बनती है। ध्रुवीय ज्योति कैसे बनती है हम समझते हैं। फ्रेंड्स, अपना सूर्य है तो सूर्य की सतह पर क्या होते हैं? तूफान होते हैं। तूफान जो चुंबकीय तूफान बोलते हैं, चुंबकीय तूफान वहां प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। कहां पर? सूर्य की सतह पर चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं। इस कारण वहां चुंबकीय तूफान उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रिक तरंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक तरंग उत्पन्न होती है। तो वो इलेक्ट्रिक तरंगे क्या होती है? दोनों ध्रुवों पर दिखाई देती है, दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर। वो कैसे दिखाई देती है? जैसे आतिशबाजी हो रही, पटाखा छोड़ा जाता है ना, वैसे लटकते हुए रूप में दिखाई देती है। और कब देती है? वो आधी रात के समय दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा। अरोरा का अर्थ होता है जैसे दोस्तों की उजाला हो गया, यानी प्रातःकाल हो गया। तो प्रातःकाल को हम अरोरा के नाम से जानते हैं। तो अरोरा की घटना कहां पर होती है? आयन मंडल में होती है, ध्यान रखेंगे। तो अरोरा उत्तरी ध्रुव पर क्या किस नाम से जाना जाता है? बोरियालिस अरोरा के नाम से जाना जाता है। बोरियालिस अरोरा। और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रालिस अरोरा। ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय ज्योति घटना कहां होती है? आयन मंडल में होती है, जिसे क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। वो कहां दिखाई देती है? दोनों ध्रुवों में दिखाई देती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। कब दिखाई देती है? ये आधी रात को दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? कि सूर्य की सतह से उत्पन्न चुंबकीय तूफान के कारण इलेक्ट्रिक तरंगे उत्पन्न होती है और वो ब्रह्मांड में एक लटकते हुए प्रकाश के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम अरोरा कहते हैं। जिसे उत्तरी ध्रुव पर बोरियालिस अरोरा के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रालिस अरोरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयन मंडल की बात कर रहे हैं हम। आयन मंडल में इसके अलावा और क्या होता है? आयन मंडल में दोस्तों इस परत को और भी भागों में बांटा गया है। जैसे हम देखते हैं, समझते हैं, हम समझेंगे। जैसे डी परत के, ई परत के रूप में E1, E2, E2 परत के नाम से भी बांटा गया है। F1 में बांटा गया है, F2 में बांटा गया है और G में बांटा गया है। इस प्रकार D, E, F और G इन भागों के अंदर आयन मंडल को फिर से बांटा गया है। दोस्तों ये बांटा गया है, वो कितनी ऊंचाई तक बांटा गया है वो समझते हैं। डी परत होती है वो दोस्तों 80 से 99 किलोमीटर तक। कहां तक? 80 से 99 किलोमीटर तक डी परत होती है। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 80 से 99 किलोमीटर तक डी परत होती है। E1 की बात करते हैं। E1 परत होती है दोस्तों कहां से? ये 99 से 130 किलोमीटर तक E1 परत पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, डी परत 80 से 99 किलोमीटर तक। ई परत की बात करें तो 99 से 130 तक मानी जाती है। E2 की बात करते हैं दोस्तों, तो E2 दोस्तों 130 से लेकर 150 किलोमीटर तक E2 परत मानी जाती है। किसमें? आयन मंडल की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। F1 और F2 दो परत और पाई जाती है, पर दोनों परतों को हम सम्मिलित रूप में ही पढ़ते हैं। इनकी ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों ये 150 से लेकर 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक F1 और F2 परत को सम्मिलित रूप से
पढ़ते हैं हम जान। इसके आगे की बात करते हैं दोस्तों, अगली परत कौन सी रहेगी, एक जी परत और रहेगी। तो जी परत की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों हम 380 तक तो पहुंच गए। तो 380 से 640 किलोमीटर तक जो वाला भाग है वो हम किस परत के नाम से जानते हैं, जी परत के नाम से जानते हैं। तो ये छोटा सा वर्गीकरण और है, ये क्वेश्चन भी आता रहता है, हमने को ये मोटा मोटा ध्यान रहता है, पर कई बार एग्जामिनर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है तो यहाँ तक भी पहुंच जाता है, और यहाँ तक नहीं ध्यान रहने के कारण हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा वर्गीकरण है अपना। 3 परत बनी है, डी, ई, एफ और जी, इस प्रकार 4 प्रकार की बनी है। डी 80 से 99 किलोमीटर की है, E1 99 से 123 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। E2 की बात करते हैं तो 130 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक E2 है, और F1 और F2 की बात करते हैं तो सम्मिलित रूप से 150 से 380 किलोमीटर तक है। और डी परत की बात करते हैं तो 380 से लेकर 640 किलोमीटर तक कौन सी परत है, जी परत है फ्रेंड्स। दोस्तों बात करते हैं, अगर इन दोनों परतों को इनके भी अलग से नाम बने हुए हैं। अगर ई परत की बात करते हैं तो ई परत का नाम होता है केनली हेविसाइड, केनली हेविसाइड, इसका नाम E1 परत होती है, इसको केनली हेविसाइड के नाम से भी जाना जाता है। और एफ परत की बात कर लेते हैं तो एफ परत को हम दोस्तों नाम यहां पर लिख लेते हैं, इसको एप्लेटाइन परत, एप्लेटाइन परत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 4 प्रकार की परतों में बांटा गया, पर 2 परतें उनका नाम भी है, ई परत का केनली हेविसाइड और एफ परत इसका एप्लेटाइन परत के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। तो हमने देखा आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल में मुख्य रूप से एक तो ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न हो रही है, जिसे हमने उत्तरी ध्रुव में क्या कहा, बोरियालिस अरोरा कहा। दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिस अरोरा कहा। इसके बाद में पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तन कर वापस पृथ्वी पर भेजा जाता है, जिसके अंदर एफ तरंग लघु होती है, ई मध्यम होती है, डी लघु होती है। एफ की बात करते हैं तो विदेशी तरंगों होती है, वो विदेशी रेडियो को संचालन के काम में ली जाती है। ई तरंगों की बात करते हैं तो ई तरंगों से हमारा रेडियो, अपना देश का, इंडिया का रेडियो सुनाई देता है। और डी की बात कर लेते हैं, वायरलेस में काम आती है। ये तरंगे अपने रेडियो को सुनने में काम आती है हमारे को। जो एफ तरंगे होती है वो विदेशी प्रसारण होता है रेडियो को, वो हमें सुनाई देता है। और ई तरंगों से अपना देशी सुनाई देता है। और जो अपना डी तरंग होती है वो वायरलेस में। दोस्तों इसके बाद में हमने देखा कि इस परत के अलग अलग भाग है, डी, ई, एफ, जी, इसकी हमने ऊंचाई अलग अलग से पढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ई परत का नाम हमने केनली हेविसाइड का नाम से जानते हैं, और एफ परत है उसको हम एप्लेटाइन परत के नाम से जानते हैं। ये चीज आयन मंडल में हमने पढ़ी। कौन सा था भाग, विषम मंडल था, हेट्रोस्फीयर था। कौन सा था दोस्तों, हेट्रोस्फीयर आयन मंडल। आगे की बात करते हैं तो एक और रह गया बहिर्मंडल। दोस्तों 640 किलोमीटर से ऊपर तक जो 10,000, ठीक है, 10,000 किलोमीटर तक फैली कौन सी परत है अपनी, बहिर्मंडल। कौन सी है, बहिर्मंडल। दोस्तों बहिर्मंडल का वो एक और नाम है, वो क्या नाम है, इसे आयतन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसे आयतन मंडल भी कहते हैं। आयतन मंडल, ठीक है फ्रेंड्स। तो 640 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक फैली वायुमंडल में परत बहिर्मंडल है, आयतन मंडल है। आयतन मंडल के अंदर देखते हैं दोस्तों तो मुख्य रूप से उपग्रह होते हैं अपने,
क्या उपग्रह होते हैं, क्या होते हैं? एकमात्र यहाँ का काम है दोस्तों, जो पृथ्वी से जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको स्थापित करने के काम में कौन सी मंडल यूज में लिया जा रहा है? आयतन मंडल, बहिर्मंडल में। इसका आगे समझ में ज्यादा कुछ महत्व नहीं है। जो पृथ्वी से कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? बहिर्मंडल में स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने वायुमंडल के अंदर परतों का वर्गीकरण देखा। दोस्तों ये वर्गीकरण समझ में आ गया तो मान लो कि पूरा तीनों चारों ये पांचों मंडल है अपने वायुमंडल का, वो सब कुछ समझ में आ चुका है फ्रेंड्स हमने। दोस्तों एक चीज और देखते हैं कि जैसे अब हमने ये सौरमंडल पढ़ा कहां तक? 8 से 18 किलोमीटर तक। तो फ्रेंड्स होता क्या है, 8 से 18 किलोमीटर ये तो होता है, तो यहां तक इससे ऊपर कौन सी परत है? समताप मंडल, और नीचे सौरमंडल है। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 से 3 किलोमीटर की जो संक्रमण पेटी पाई जाती है, कहां पर? यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर की जो संक्रमण पेटी पाई जाती है। संक्रमण पेटी का मतलब ये हुआ कि 2 से 3 किलोमीटर के बीच में इस मंडल के गुण भी पाए जाएंगे और इस मंडल के गुण भी पाए जाएंगे, यानी सौरमंडल के और समताप मंडल के दोनों के गुण पाए जाएंगे, जिसे हम संक्रमण पेटी के नाम से जानते हैं। तो 2 से 3 किलोमीटर के बीच के अंदर 2 से 3 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर बीच के अंदर एक संक्रमण पेटी पाई जाती है। उस संक्रमण पेटी का नाम क्या होता है दोस्तों? सौभ सीमा। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? सौभ सीमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर की सौभ सीमा हो चुकी है अपनी, तो ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर की बात करते हैं तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर पर यहाँ भी 2 से 3 किलोमीटर की संक्रमण पेटी पाई जाएगी। ध्यान रखेंगे, 2 से 3 किलोमीटर की संक्रमण पेटी पाई जाएगी, यानी समताप मंडल के गुण भी होंगे और मध्य मंडल, रसायन मंडल के भी गुण पाए जाएंगे। तो इस 2 से 3 किलोमीटर की पेटी को हम क्या कहेंगे? यहां समताप सीमा। समताप सीमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इससे ऊपर की बात करते हैं 80 किलोमीटर तक। तो 80 किलोमीटर तक कौन सी है? मध्य सीमा के नाम से जानेंगे। यहां पर 2 से 3 किलोमीटर की जो पेटी पाई जा रही है उसे हम किस नाम से जानेंगे? मध्य सीमा। मध्य सीमा के नाम से जानेंगे। तो लगभग ये 3 मंडल के अंदर ये स्थिति पाई जाती है। सौभ सीमा जिसे हम ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं, स्टेट्रोपॉज के नाम से जानते हैं समताप सीमा को, और मध्य सीमा मीसोपॉज के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 से 3 किलोमीटर की पेटी इन 3 मंडलों के अंदर बनती है। ध्यान रखेंगे ये चीज इसके साथ और लागू होती है, ये चीज अपन ध्यान रखेंगे। और हमने देखा था दोस्तों, जो यहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था कहां तक? मध्य मंडल तक। तो यहां तक हमने देखा था, ये थी आपकी क्या थी? सममंडल। ये सममंडल थी। दोस्तों इससे ऊपर वाली बात करते हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल को हमने देखा था, ये विषम मंडल के नाम से हेट्रोस्फीयर, और ये किस नाम से? होमोस्फीयर के नाम से जाने, होमोपॉज के नाम से जानेंगे ये। ठीक है फ्रेंड्स, आया तो ये वर्गीकरण है पूरा, ये हम गौर से पढ़ेंगे। एक बार समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार देखेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो अपना पूरा वायुमंडल की जो परतें हैं वो अपने समझ में आ गई है फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम इसके समझने के बाद में अगर इसको हम लिखते हैं तो थोड़ा सा हम इसको यही चीजें हम डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम।
हमने सबसे पहले देखा दोस्तों, सबसे पहले क्या देखा, शोभमंडल। हम एक एक को लेके चलते हैं। शोभमंडल, सबसे पहले शोभमंडल है। जिसे ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले सौरमंडल की बात कर रहे हैं तो धरातल से चलकर 8 से 18 किलोमीटर तक फैली शोभमंडल कहलाती है। शोभमंडल कहलाती है। शोभमंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होने के कारण इसे जैवमंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से ये चीज देखी। दोस्तों हम आगे देखते हैं, सौरमंडल में बात कर रहे हैं तो सौरमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान -45 डिग्री से -80 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये देखा। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं। सौरमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सौरमंडल के बारे में जो देखा वो हमने डेफिनेशन के रूप में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए इनके जैवमंडल, परिवर्तन, संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। और धरातल से चलकर 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई और तापमान -45 डिग्री से -80 डिग्री तक रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके आगे हमने देखा कौन सा था, नंबर 1 पे हो गई आपकी शोभमंडल। नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ समताप मंडल। समताप मंडल की बात कर लेते हैं। दोस्तों समताप मंडल में हमने देखा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम। समताप मंडल में हमने देखा, समताप मंडल में
मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होने के कारण वायुयान चलाने में उपयुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ तापमान सम होता है, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, इस वजह से वायुयान चलाने में सहायक होती है। इससे आगे की बात कर लेते हैं, समताप मंडल में बात कर लेते हैं। तो समताप मंडल में 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर में ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें पराबैंगनी होती है, उनको रोक कर हमारी रक्षा करती है। कौन सी? ओजोन परत। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हमने देखा इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो समताप मंडल सौभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने दो परत देखी थी, तो दो परतों को हमने डेफिनेशन के रूप में लिखा। ठीक है, तो डेफिनेशन के रूप में हमने लिख लिया है दोनों परतों के एक एक चीज के बारे में। तो अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं।